स्वागत है आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए जिससे मैं आज का एक सेशन स्टार्ट कर सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज की वीडियो। जुलाई 2013 के सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को ही बुला लीजिए जिससे मैं लाइव स्ट्रीम को जल्दी से स्टार्ट कर सकूं। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हो प्लीज लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल पर नए आ रहे हो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके और बेल आइकन जरूर ऑन कर दो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और एक बार प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से ही फैलता है, तथा इस अनुसंधान यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिकल के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेडल, जॉर्ज मिस्ट्रल या फिर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, अपने अपने जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई वहां पर दे रहा हूं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रोनाल्ड रॉस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्हीं के द्वारा मलेरिया की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन है आपके टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा या फिर मलेरिया। ठीक है, तो जो रजत है वो सफरिंग कर रहा है, वो सफर कर रहा है किससे? मलेरिया से कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताया ये सारे सिम्टम्स मलेरिया के होते हैं। ठीक है, और 3 ऑप्शन आपके और दिए गए हैं जैसे मियादी बुखार यानी कि इसको हम टाइफाइड बोलते हैं। जो टाइफाइड होता है ये बैक्टीरियल डिसीज होते हैं। ठीक है, और ये गंदा पानी पीने की वजह से हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अतिसार। अतिसार मतलब डायरिया। डायरिया जो होता है ये वायरल इंफेक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आदमी होता है उसको लूज मोशंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं और उसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और ऐसे पेशेंट को हमें हर घंटे पानी देते रहना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हैजा यानी कि कालरा। जो कालरा होता है वो बैक्टीरियल डिसीज है और ये भी गंदगी से ही फैलता है। और इस क्वेश्चन का 62 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था मलेरिया। तो फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हो प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दो और चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके वहीं बगल में ही बेल आइकन होगा उसको भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 कि अल बरूनी कौन था? ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अल बरूनी के बारे में आपको बता दूं। जो अल बरूनी था वो उज्बेकिस्तान का आया हुआ एक यात्री था जो कि भारत में आया था घूमने फिरने के लिए और उसने एक किताब लिखी थी जिसमें भारत का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, और उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऐसा कोई नहीं, अल बरूनी जो है शासन नहीं किया था। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था। तो हमने पढ़ते ही इसको गलत कर दिया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि उज्बेकिस्तान का था। लेकिन अब सी ऑप्शन देखो यहां पर लिखा गया है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और उस किताब का क्या नाम है? उसका नाम है किताबुल हिंद। तो सी ऑप्शन यानी कि तीसरा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64 कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं? हर सीरीज में लगभग ये क्वेश्चन आया है। आप खुद सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूं। हर रंग में देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत लिखा गया है। वो हर रंग में नहीं देख सकते, केवल काली और सफेद रंग ही देख सकते हैं। यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो भी रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो लगभग हर चीज को काला और सफेद यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही देखते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 और हाथियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया है। मैंने लगभग जितनी सीरीज कराई है उसमें एक एक क्वेश्चन हाथी के जरूर होते हैं और मैं इसको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जब सीटेट का पेपर होगा या फिर 5 जुलाई को हो या फिर कभी भी हो तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन चिड़िया पर और एक क्वेश्चन हाथी पर 101% आना फिक्स है। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलिए 65 क्वेश्चन है कि हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा सही कथन है, इसको चुनना है। ऑप्शन पढ़ता हूं। हाथी के झुंड में केवल हाथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं।
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो हाथी का झुंड होता है उसमें सिर्फ हाथनियां होती हैं और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो 65 का तो ए हमारा सही हो गया। तो ए अब किसमें है, मैं उसको मिटा दे, जो जिसमें है उसको मैं रहने देता हूं, बाकी मिटा दे रहा हूं। तो सी और डी मैं मिटा दे रहा हूं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन सिर्फ बचे हैं। बी ऑप्शन पढ़ता हूं, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। बिल्कुल गलत चीज लिखी गई है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें बहुत तरीके के, मतलब हाथी के ही परिवार होते हैं, लेकिन उसमें झुंड जो है मिले हुए होते हैं। सी ऑप्शन आपके सामने है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन आप देख रहेंगे ए और सी इसी में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके परागकोश, पराग, मूलांकुर या फिर वार्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। ठीक है, तो 66 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पराग, हम बोलते हैं इसको। तो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अपने अपने आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई वहां पर दे रहा हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज बेचते हुए मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल कर दूं क्वेश्चन को। ये सिंपल सा कहना चाह रहा है कि अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिकती है। ठीक है, खाने वाली चीजों में ऑप्शन है आपके ढोकला, चटनी या फिर नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी या फिर पूरी साग तथा ठंडा दूध। ठीक है, तो जो गुजरात के लोग होते हैं, गुजराती लोग होते हैं, वो ढोकला बहुत खाना पसंद करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है उड़ सकते हैं, तो देखिए बहुत से सारे पक्षी उड़ सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, बी ऑप्शन पढ़ते हैं कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, यही इसका सही होगा। क्योंकि जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें जो है, उनकी जो आंखों की पुतलियां होती हैं घूम नहीं सकती, इसलिए इधर उधर देखने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं चारों दिशाओं में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 69 कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसे खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके चावल, चीनी, आंवला या फिर हरे पत्तीदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर या फिर फोर्थ ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ठीक है, तो जो आंवला होता है और हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ये तीनों जो है वो खून बढ़ाने यानी कि आयरन को बढ़ाने में बहुत मदद करती है हमारे बॉडी में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जिस किसी को भी हेमोग्लोबिन कमी हो जाती है उस बीमारी को हम कहते हैं अनीमिया। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी हीमोग्लोबिन लिख करके नहीं आता है, कभी कभी अनीमिया लिख करके आता है, तब भी आप यही लगाओगे आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किसके स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका उद्देश्य, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ 2005, और इसकी मैं एक अलग से वीडियो आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूं कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास यानी कि डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ये गलत लिखा गया है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट को समझाया जाए ईवीएस के लिए। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना यानी कि मेमोराइज कराना, जो उसके प्रिंसिपल हैं ईवीएस के, ये भी जरूरी नहीं है बच्चों को। लेकिन जो सी ऑप्शन आपका लिखा गया है, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना यानी कि लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, यानी कि बाहर की दुनिया से, जो बच्चे का बाहर की दुनिया है उसको अपने क्लासरूम से जोड़ना, यही कॉन्सेप्ट कहता है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर ईवीएस को पढ़ने के लिए अच्छा नहीं है, नेसेसरी नहीं है, यही पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, यानी कि उसको स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए वर्क टू वर्क के लिए। ये जरूरी नहीं है, यही हमारा सही होगा क्योंकि यहां पर नॉट पूछा था, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो पहला हमारा सही हो गया। ठीक है, लेकिन मैं और भी ऑप्शन पढ़ के आपको समझा देता हूं कि उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, यानी कि उसको इन्वायरमेंट के बारे में सिखाना चाहिए, यह भी हमारा सही हो गया। सी ऑप्शन है कि उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं के अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं, यह भी सही है। उनको सिखाना चाहिए कि आपको ईवीएस में इस तरीके से पर्यावरण को बचाना चाहिए, अपने जो है आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है, ये भी चीज उनको सिखानी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपको लिख रहा होगा उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जो भी टीचर होता है हमेशा उसको स्टूडेंट का जैसा दिमाग होता है उसी हिसाब से उसको समझाना चाहिए, उसी हिसाब से उसको बताना चाहिए। तो चौथा भी हमारा सही हो गया। यहां पर नहीं पूछा था तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, यानी कि हायर प्रायोरिटी दी गई है एनसीईआरटी की बुक में। ईवीएस को ऐसा क्यों दिया गया है? ऑप्शन पढ़ता हूं आपके सामने। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, यानी कि उनको बेसिक कंसेप्ट को समझाने के लिए। ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, ऐसा कोई जरूर नहीं कि उनको ईवीएस के बेसिक के बारे में बताने के लिए एनसीईआरटी में हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है, गलत है। बी ऑप्शन है कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, यही हमारा सही हो जाएगा। उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि उनको लर्निंग कराना, उनको कॉन्सेप्ट समझाना, आसपास के बारे में बताना, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा, मुझे और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानी यानी कि पोएम और स्टोरी को शामिल करने के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहां पर नहीं पूछा है, नॉट पूछा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कि विषय में रुचि का विकास करना, बिल्कुल सही बात लिखा गया है। उनके इंटरेस्ट को जो है उस सब्जेक्ट में बढ़ाना ही क्या है हमारा मेन टारगेट होता है। ठीक है, तो पहला तो हमारा सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि नित्य एवं एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ठीक है, उनके अंदर चेंजिंग लाना, यह भी हमारा सही हो गया। सी ऑप्शन पढ़ते हैं कि शिक्षार्थियों के आनंद और मजा उपलब्ध कराना, सिर्फ मजा और आनंद के लिए बुक नहीं बनती है। तो तीसरा तो हमारा यही सही हो गया क्योंकि यहां पर नहीं पूछा था, यही हमारा सही हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य चर्चा को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्य चर्चा के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता है? यहां पर भी डज नॉट यानी कि पूरा नहीं लिखा गया है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। यह भय एवं पूर्व ग्रहों से मुक्त होने का मूल्य को बढ़ावा देती है, यानी कि वैल्यू ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रीजुडिस देता है। तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ये हाँ होगा इसका आंसर। दूसरा है कि यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, यानी कि उनको सोशल जस्टिस के बारे में, सोशल नेचर के बारे में बताना, यह भी हमारा सही बात है। सी ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, ये जो है टीचिंग एंड लर्निंग में कॉन्सेप्ट में ध्यान देती है। तो तीसरा भी हमारा सही हो गया, यानी कि सी ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन लिखा गया है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। कभी भी ईवीएस सीखने के लिए हमें किसी भी जो है परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती है। तो चौथा हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का 74 का फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि यहां पर नहीं पूछा था। तो चौथा ये हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75 कि नारणी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ये बताना है आपको। जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो सबसे अच्छी होगी, यही बताना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूं कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित वाले चार्ट का प्रयोग करना। एक थोड़ी सी ट्रिक आपको बता दूं, जब कभी भी कहीं पर भी चार्ट की बात आएगी तो आप
देखते ही उसको गलत कर देना, ठीक है। जब कभी भी ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी बनाने की बात आएगी तो उसको आप गलत कर देना। ये दो चीज आप हमेशा ध्यान रखना, आपका कभी भी गलत नहीं होगा और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमने पढ़ा, यहां पर जो है चार्ट दिखाने की बात आ रही थी, तो पहला तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर बनाना, मैंने अभी आपको बताया ब्लैक बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी क्या करना है, गलत करना है, तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन है कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा फिल्म देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आप कोई मूवी देखने गए और आप मूवी देख करके आए, 10 दिन बाद आपको किसी ने उसी मूवी के बारे में पूछा तो आप शुरू से लेकर के और एंड तक पूरा डिटेल में बता दोगे, ठीक है। लेकिन उसी मूवी को कोई स्क्रिप्ट के तौर पे आपको लिख के दे देगा और पूछेगा इसको याद कर लो, मैं कल बता दूंगा, कल आपसे पूछूंगा, तो शायद आप कल भी ना बता पाओ और भूल जाओ, ठीक है। तो जो हमारी आंखें होती हैं, अगर हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं किसी चीज़ों को, तो हमें ज़्यादा दिन तक याद होता है। तो वही ये कहना चाहता है, बच्चों को अगर हम फिल्में दिखाकर और उनके चित्रों को अच्छे तरीके से मूवी के फॉर्म में दिखाएंगे तो उनको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करिएगा कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें, ठीक है। एक खंड है, एक पार्ट है, उसको शामिल किया गया है, हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया, इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जा सकता, यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन पढ़ता हूं, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बच्चा किसी स्तर का हो उत्तर सही नहीं लिख सकता, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो गया। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा प्रदान करता है, टीचर के असेसमेंट के लिए उनको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, दूसरा भी हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। टीचर हमेशा यह जानने की कोशिश करता है कि जो बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं वो किस तरीके से भाषा में सीखना अच्छा पसंद करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमें इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर लेके आया हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों लैंग्वेज बोलूँ, वैसे ही बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश वाला पोर्शन देखते रहे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 की प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं, यानी कि ये सारी चीजें लर्निंग के कॉन्सेप्ट को जो है बढ़ाती हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित में से किन गतिविधियों की व्यवस्था करता है, ये बताना है आपको। किसका जो है वो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता है कि फूड के बारे में। ऑप्शन पढ़ता हूं, श्यामपट्ट पर, देखिए सबसे पहले मैंने ब्लैक बोर्ड देखा और मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं और मैं इसको गलत कर दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कभी भी चार्ट की बात आएगी और ब्लैक बोर्ड पे बनाने की बात आएगी, आप हमेशा उसको गलत करोगे, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तथ्य बताता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो बच्चे को जो है एक एक चीज दिखाए, टीचर कहां से हर चीज को लेकर के आएगा और बच्चों को बताएगा, ये भी हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों से कहना यानी कि स्टूडेंट से कहना कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें, यही इसका सही कॉन्सेप्ट होगा बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। बच्चों से कहना कि भाई उनको अपने घर पे जाना, सब्जियों देखना, अलग अलग तरीके से खाने को देखना। जैसे मान लीजिए बच्चा कोई है, उसने आलू को उठाया, अब वो आलू पे पूरा रिसर्च कर सकता है कि भाई आलू को खाने से हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अच्छा तो कितने प्रतिशत मिलता है, ये सारी चीजें जो है, और आलू हमें कहां कहां नुकसान देता है, ये सारी चीजें बच्चा सीख जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 और 78 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था और स्क्रीन पे वो फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन 78 जो है वो स्किप कर दिया है, ठीक है। तो 79 आपके सामने है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक को में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड है, एक सेक्शन है करके दिखाओ को शामिल किया गया है, यानी कि एक सेक्शन है डू दिस एंड फाउंड आउट को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है ये बताना है, ठीक है। यानी कि करके देखो, तो करके देखो, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना पहला ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस, यही हमारा सही हो जाएगा। हाथों हाथ कोई चीज करना ही हमारा क्या है, करके देखने की तकनीक को बताता है, तो पहला ही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, और आप प्लीज जो भी नए लोग जुड़ रहे हो लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके और वहीं बगल में बेल आइकन होगा उसको भी जरूर ऑन कर दीजिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 80 कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। ठीक है, एक गुड असाइनमेंट के लिए ईवीएस के लिए कौन सा सबसे अच्छा एम होना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो 80 हम पढ़ रहे हैं, ऑप्शन पढ़ रहे हैं कि प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराई जाए। ठीक है, बहुत अच्छी चीज यहां पर लिखी गई है। ईवीएस किसी भी चीज के गुड असेसमेंट के लिए हमेशा जो है कोई इफेक्टिव लेसन को जो है रिवीजन करना ही सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। तो 80 का पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं आपको समझाने के लिए। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ईवीएस को पढ़ने के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि समय को वहां पर सुधारने की बात की जाएगी। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखने के लिए, स्टूडेंट को अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रखने के लिए ईवीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना यानी कि प्रोवाइडिंग एक्सटेंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये भी गलत चीज लिखी गई है। ठीक है, लेकिन जो ईवीएस को अच्छे तरीके से उनकी प्राइमरी जो एम है उसको अचीव कराने के लिए लेसन को रिवीजन करना ही सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो पहला ही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जू दिखाने के लिए बच्चों को अगर फील्ड ट्रिप पे कोई टीचर ले जा रहा है तो उसका जो है मेन जो है टारगेट क्या होता है बच्चों के प्रति, यही पूछ रहा है 81। तो पहला ऑप्शन पढ़ता हूं मैं कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। बच्चा अगर टूर पे जा रहा है तो सिर्फ टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि उनको मजा दिलाना, मजा तो अपनी जगह है ये, लेकिन यहां पर सिर्फ कह रहा है और मजा दिलाने का उपलब्ध कराना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना यानी कि टीचर की रूटीन को बदल देना, यह भी गलत लिखा गया है। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना यानी कि एक्टिव लर्निंग का एक्सपीरियंस उनको देना, यही हमारा सही होगा कि वो देख करके सीख जाएं कि मैं यहाँ जू देखने आया हूं तो मैं क्या क्या यहाँ से सीख रहा हूं, यही होगा एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 और 82 करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जो भी नए लोग जुड़ रहे हो प्लीज लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो, लाइक बहुत भी कम है, और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दो जो भी नए लोग जुड़ रहे हो, और बेल आइकन भी जरूर ऑन कर देना। ठीक है, तो पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 82 कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए यहां पर भी नहीं पूछा, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पढ़ता हूं, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने का योग बनाना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल चीज सही लिखी गई है कि बच्चों को जो है एक एक्साइटिंग आइडिया देना, उनको प्रैक्टिस करना हर एक चीज की, ये भी इसका कांसेप्ट ईवीएस लर्निंग के लिए सही होगा। दूसरा पढ़ता हूं, इसे बच्चों को समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने में योग्य बनाना चाहिए, ये भी सही है। उनको जो है सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, ये भी सही बात है कि उनको जो है संभालना चाहिए, पेड़ पौधे कोई काटे ना और खुद भी लगाना चाहिए, यही सोसाइटी के प्रति ईवीएस में अच्छी चीज होती है। सी ऑप्शन पढ़ता हूं कि इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना चाहिए, यानी कि उन्हें अपने बच्चों को जो है उस लायक बनाना चाहिए ताकि वो दूसरों को रिस्पेक्ट कर सके और उनकी कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो सी वाला भी हमारा सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा। देखिए यहां पर भी फिर से एक कॉन्सेप्ट आ गया है, कभी भी आपको परिभाषा कहीं पर भी दिखे आप हमेशा उसको गलत करोगे। तो जो 82 है उसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नॉट पूछा था, नहीं पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने, थोड़ा से बड़े क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट करिएगा कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम यानी कि लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, अनुभव है, इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, यही बताना है आपको। ऑप्शन पढ़ता हूं, संबंधी मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजित करना यानी कि ऑर्गेनाइज करना, कोई स्पेशल लेक्चर बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है किसी स्पेशल लेक्चर की हमें। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट, देखिए यहां पर भी एक चार्ट, जैसे ही मैं पढ़ा मैं इसको पूरा पढ़ूंगा ही, ना ही समझूंगा इसको मैं गलत कर दूंगा। ठीक, हमेशा आप कभी भी चार्ट या फिर ब्लैक बोर्ड देखो, आप हमेशा उसको गलत करो। सी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करके और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। कभी भी आपको ग्रुप प्रोजेक्ट का वर्ड दिख जाए, जान लीजिए वो हमेशा सही माना जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, अपने साथियों के साथ ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, वो ज्यादा लर्निंग के कॉन्सेप्ट को सीखेगा, वो ज्यादा हर एक चीज को सीखेगा। तो सी ऑप्शन ही आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। अब थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन आया, मुझे भी थोड़ी सी राहत मिल गई है।
तो पढ़ता हूं क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को इनमें से किसमें शामिल नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी नहीं लिखा गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पढ़ता हूं कि शिक्षार्थियों के अधिगम व्यक्तियों की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन लर्निंग गैप ऑफ स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है। बच्चा कैसे सीख पा रहा है ये हमें जानना जरूरी है प्राथमिक स्तर पर। बी ऑप्शन है कि शिक्षण में कमियों की पहचान यानी कि जो बच्चा है जो भी टीचिंग कर रहा है या फिर जो भी है उसको जो है पहचान करना कि क्या कमी है, ये भी बिल्कुल सही है प्राथमिक स्तर पर। सी ऑप्शन है कि एनहेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग यानी कि बच्चों को सीखने को बढ़ावा देना, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट को ग्रेडिंग और रैंकिंग के बारे में यही सबसे गलत चीज यहां पर लिखी गई है। हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, जब कभी बच्चा स्कूल में जाता है उसका एग्जाम होता है तो माँ बाप क्या होते हैं उसको हमेशा फोर्स करते हैं कि आपको 80% लाना है, आपको एग्जाम में फर्स्ट लाना है, आपको फर्स्ट रैंक लानी है। कभी भी कोई भी अगर आप लोग में से जो भी देख रहे हैं कोई अगर माँ बाप हैं किसी बच्चे के, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, बच्चे को कभी भी फोर्स मत करिएगा उनके ज्यादा परसेंटेज लाने के मामले में। उसको हमेशा लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा कि बच्चा आपका सीख कितना रहा है, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो जो रैंकिंग और ग्रेडिंग की बात की गई है यही हमारा गलत हो जाएगा, तो फोर्थ हमारा जो है गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर नहीं पूछा था, तो चौथा हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 कि नीचे दिए गए कुछ क्रियाकलापों में से कौन सा कथन दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगल गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई, डिगिंग ऑफ माइंस, ये बिल्कुल सही है कि जो जंगल होते हैं पेड़ पौधे जो काटे गए हैं, जहां पे डाइगिंग माइंस होती है, जहां पे जिनको मेटल निकालना होता है वो वहां पर पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो पहला हमारा सही हो गया। बी ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स यानी कि बांधों का निर्माण करना। देखिए बांध जो होते हैं शहर से दूर बनते हैं और शहर से दूर ही हमारे जंगल भी होते हैं, तो जंगल को काट करके ही बांध बनाए जाते हैं, तो बी वाला भी हमारा सही हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन है कि बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, यह बिल्कुल गलत बात है, कितनी जड़ी बूटी इकट्ठे करने के लिए पेड़ की जरूरत को काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन है कि बांस से टोकरी को बिनना, जो भी बांस आपकी देखे होंगे आपकी बांस से जो है टोकरी बनाई जाती है वो सूखे पेड़ होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ई ऑप्शन है कि गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, ठीक है, ये भी गलत हो गया, इसमें भी जो है पर्यावरण को कोई हानि नहीं है, ठीक है। तो पहला और दूसरे से ही हमें पर्यावरण से हानि है, अब जिसमें भी ए और बी ऑप्शन होगा वही हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों लिखा गया है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 कि कांसे के बारे में कौन सा सही कथन है, इसको आपको चुनना है। तो ऑप्शन पढ़ता हूं आपके सामने कि कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण के भांति एक तत्व है, बिल्कुल गलत चीज लिखी गई है। जो सिल्वर होता है गोल्ड होता है एक मेटल होता है, जबकि कांसा जो है मेटल नहीं है, ब्रॉन्ज मेटल नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन है कि कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही बात लिखी गई है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं कि कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ये भी सही है। जो ब्रॉन्ज की आपने बहुत सारी मूर्तियां देखी भी होंगी, ठीक है। तो बी और सी हमारा सही हो गया। डी ऑप्शन पढ़ते हैं कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के, बिल्कुल गलत चीज लिखी गई, हल्के नहीं होते हैं जबकि ये भारी होते हैं, तो बी और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और बी और सी हमारा सिर्फ पहले ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 कि गांधीधाम यानी कि गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल मध्य प्रदेश और हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसे सफर की यात्रा किस दिशा में करनी होगी, ठीक है, ये बताना है आपको। तो थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये किस इसी तरीके से कुछ आपका ऊपर का मैप होता है आपका इंडिया का, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका जम्मू कश्मीर होता है, ठीक है, और यहां पर होता है आपका गुजरात, ठीक है, ये आपका पोर्शन गुजरात का है, और यहां पे आपका है कौन सा, यहां पर है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो गुजरात से जब आप मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ोगे तो ये किस डायरेक्शन में आए, ये आप ईस्ट डायरेक्शन में आए, ठीक है। और हमेशा जो है आंध्र प्रदेश जो है हैदराबाद आपका साउथ में है, तो यहां पर आप ईस्ट से साउथ में चले आओगे, तो ईस्ट और साउथ इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देखते हैं किसमें किसमें ईस्ट और साउथ दिया गया है, तो जो पहला ऑप्शन ही आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा गया है पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा में, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए हमेशा ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन है आप उसको मैप हमेशा याद रखिए अपने दिमाग में, आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। जो भी आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज अगर पसंद आ रही है प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88, और 88 में यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जो है ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, यहाँ पर समझा पाना पॉसिबल नहीं होगा इसको, ठीक है। तो मैं 89 की तरफ बढ़ता हूँ कि लिखा गया है माउंट एवरेस्ट एक भाग है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ का भाग है, मैंने आपको बताया है, जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका नेपाल का भाग होता है। तो सी ऑप्शन यानी कि तीसरा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। यानी कि माउंटेनिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन करना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रुप लीडर की किसी भी जो है टीम में वो क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बिल्कुल सही चीज लिखी गई है कि जो अगर मान लीजिए किसी के पास सामान ज्यादा है और फिर वो बुजुर्ग है तो उसकी मदद करना ही क्या है, ग्रुप लीडर का काम होता है। बी ऑप्शन है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। ये कोई जरूरी नहीं है एक ग्रुप लीडर के लिए, ठीक है। रास्ता दिखाने का काम उसका नहीं है, उसको सिर्फ बताना है कि हमको ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। लेकिन कोई उसके पीछे चले ये कोई जरूरी नहीं है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक। सी ऑप्शन है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। ये भी गलत चीज है, ठीक है। जो चल नहीं पा रहा है उसको साथ लेकर के चलने की बात की यहां पर कहता तो सही होता। उसको अगर हम रोक देंगे तो अगर मान लीजिए अनजान जगह पर कोई गया है तो रास्ता भूल सकता है, ठीक है। तो सी हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन है साथी के बीमार होने पर उसका ख्याल रखना और उसके संबंध खाने पीने का इंतजाम करना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ई ऑप्शन है रुकने और आराम करने की अच्छी जगह ढूंढना। यह भी बहुत सही बात लिखी गई है एक ग्रुप लीडर के लिए। तो ए डी ई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा और ए डी ई सिर्फ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी ऑप्शन 4 में, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये पूरे 90 क्वेश्चन की सीरीज मैंने कर दी। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, किसी और टॉपिक पे प्रीवियस ईयर की वीडियो चाहिए, वीडियो जब एंड हो जाए तो आप 5 से 10 मिनट के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी, फिर आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना करके जरूर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।